हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के अंतर्गत हम आज के वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे रीतिकाल के आधुनिक अवशेष कवियों के ऊपर। इससे पहले हमने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त कवियों पर चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि आप सभी ने उन सभी वीडियोज़ को जरूर देख लिया होगा। अगर आधुनिक अवशेष कवियों की बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है उनका नाम है द्विजदेव। इनका समय 19वीं सदी के आसपास में माना जाता है। द्विजदेव भी पद्माकर, मतीराम की ही परंपरा में माने जाते हैं। अयोध्या नरेश महाराज मान सिंह द्विजदेव अत्यंत सहृदय एवं समर्थ कवि थे। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मान सिंह इनका वास्तविक नाम है और ये थे अयोध्या नरेश। तो 3 फैक्ट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अयोध्या नरेश महाराज मान सिंह, जिनका कि उपनाम द्विजदेव था, अत्यंत सहृदय एवं समर्थ कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में चर्चा करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता भी दुर्लभ हो गई। तो यहाँ पर पद्माकर को बताया जा रहा है कि अंतिम प्रसिद्ध कवि के रूप में रीतिकाल की, और श्रृंगार परंपरा में पद्माकर जैसे सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविताएं लिखनी भी दुर्लभ हो गई थी। लेकिन द्विजदेव ने श्रृंगार के सहज सामान्य चित्र खींचे हैं। ऋतु वर्णन में इनका हृदय खूब रमा है। प्रकृति छवियों में इनका मन रम गया है। भाषा इनकी स्वच्छंद, सरल और प्रवाहमयी है। वसंत के इस वर्णन में इनकी सहृदयता को देखा जा सकता है। और कुछ पद दिए गए हैं कि मिली माधवी आदिक फूल के ब्याज विनोद लवा बरसाए करें, रचि नाच लतागन तान वितान सबय विधि चित्त चुरायो करें, द्विजदेव जू देखी अनोखी प्रभा अलिचारण की रति गायो करें, चिरंजीव बसंत सदा द्विजदेव प्रसूनन की झारी लायो करे। तो झरी लायो करे, तो ये बसंत ऋतु का इसमें वर्णन किया गया है और इसके रचयिता हैं द्विजदेव। अगर आगे के कवियों के बारे में बातचीत करें तो द्विजदेव के बाद गिरिधर दास, जो कि भारतेंदु के पिता के रूप में माने जाते हैं, सेवक, रीवा नरेश महाराज, रघुराज सिंह, लक्षीराम भट्ट आदि इस काल के अन्य उल्लेखनीय कवि माने जा सकते हैं। इसी क्रम में आगे बात करें तो इसी परंपरा में बाबा रघुनाथ राम सनेही और ललित किशोरी जैसे भक्त कवि भी हुए। बाबा दीनदयाल गिरी ने उत्कृष्ट अन्योक्तियाँ लिखी हैं। कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि रीतिकाल में अन्योक्तियों के लिए सर्वाधिक फेमस कवि कौन रहा है, तो बाबा दीनदयाल गिरी का नाम लिया जा सकता है। इस परंपरा में भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों की स्थिति भी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। वे परंपरा से अंशतः जुड़े और आधुनिकता का वेग भी झेल रहे हैं। यानी कि भारतेंदु और उनके मंडल के जो कवि थे वो संक्रमण कालीन दौर से गुजर रहे थे। एक तरफ रीतिकालीन परंपरा को वो अपनाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ आधुनिकता को भी आजमाने की कोशिश कर रहे थे। परंपरा में भक्ति काव्य और रीति काव्य दोनों मौजूद हैं, जैसा कि मैं अभी चर्चा कर रहा था। भारतेंदु के यहाँ सारी अभिव्यक्ति ब्रज भाषा में ही होती है। खड़ी बोली का उपयोग वे उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतेंदु जब उर्दू में रचनाएं किया करते थे तो किस नाम से करते थे, किस उपनाम से करते थे, तो उसका सही जवाब है यहाँ रसा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखा जाए तो उस समय जो भक्ति काव्य की गेय पद परंपरा चल रही थी, उसको अपनाते हुए कुछ यहाँ पर भारतेंदु ने रचनाएं की हैं, जिसमें कुछ पंक्तियाँ हैं कि ब्रज के लता पता मोहि कीजय, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजय, आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजय, श्री राधे राधे मुख यवर मुँह मांगे हरि दीजय। तो ये भक्ति प्रधान कविता है। आगे बात करें रीति काव्य परंपरा के अनुसरण पर लिखी गई जो कुछ कविताएं हैं कि जिय सूधी चितौन की साधे रही, सदा बातन में अनखाए रहे, हंसी के हरिश्चंद्र न बोले कभी, जिय दूर ही सो ललचाए रहे, नहीं नेक दया उर आवत है, करिके कहाँ ऐसे सुभाए रहे, सुख कौन सो प्यारे दियो पहले, जिह के बदले सो सताए रहे। तो ये रीति काव्य परंपरा से प्रभावित कविताएं हैं। आधुनिक भावबोध से युक्त भी कविताएं लिखने की कोशिश की गई, जिसमें रचि बहुविध के वाक्य पुराणन माहि घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ रही थी। ये तो भारतेंदु में दिखाई पड़ी। इसी तरीके से
प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राय देवी प्रसाद पूर्ण आदि की भी रचनाओं में दिखाई पड़ती हैं। अगले जो महत्वपूर्ण कवि हैं उसमें श्रीधर पाठक का नाम लिया जा सकता है। श्रीधर पाठक का ब्रज भाषा काव्य, भक्ति काव्य एवं रीति काव्य परंपरा से काफ़ी मुक्त और स्वच्छंद संबंध रहा है। रोमांटिक कविताएं इन्होंने लिखी हैं, जिसमें कि हिमालय की शोभा का जो वर्णन उन्होंने किया है वह ब्रज भाषा काव्य के लिए बिल्कुल नई चीज़ है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है हिमालय की गुणवंत हेमंत नाम से उन्होंने कविता लिखी थी, जिसमें कि हिमालय की शोभा का वर्णन किया था। वो बिल्कुल नई चीज़ थी। वस्तुतः श्रीधर पाठक के ब्रज भाषा काव्य पर नई चेतना का जो प्रभाव पड़ रहा है वह साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भारतेंदु युग के आगे की संवेदना की ओर संकेत है। भारतेंदु के यहाँ प्रकृति का ऐसा स्वरूप खुलकर नहीं आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ब्रज भाषा काव्य के अधिकांश कविताओं को इसी स्वच्छंद काव्य की कोटि में रखा जाना चाहिए, उनका मानना है। श्रीधर पाठक के बाद जो अगले महत्वपूर्ण कवि आते हैं उनका नाम है वियोगी हरि। वियोगी हरि ने ब्रज भाषा में वीर सतसई की रचना की है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि वीर सतसई नाम से रचना किसने की थी? वियोगी हरि। ब्रज भाषा काव्य परंपरा में 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक उल्लेखनीय रचनाएं अगर देखा जाए तो दो महत्वपूर्ण कवियों की मानी जा सकती हैं, सत्यनारायण कविरत्न और बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ध्यान में रखिए कि कविरत्न जो थे उनका नाम था सत्यनारायण और रत्नाकर जिनका नाम था उनका जगन्नाथ दास रत्नाकर। सत्यनारायण यानी कि कविरत्न जी का प्रधान क्षेत्र ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद रहा है। उन्होंने भवभूति के 2 नाटकों उत्तर रामचरित तथा मालती माधव का अनुवाद किया, जो कि बहुत ही लोकप्रिय और विख्यात हुआ। उन्होंने मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसिस का भी अनुवाद किया था। उनके 2 काव्य संग्रह हैं प्रेम कली और भ्रमरदूत। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि प्रेम कली किसकी रचना है? सत्यनारायण कविरत्न की। और भ्रमरदूत आप लोग अच्छे से जानते होंगे, उसमें उद्धव शतक की बात की गई है, उद्धव और गोपियों के बारे में चर्चा की गई है, जो कि एक परंपरा से ली गई है, नंददास सूरदास से होते हुए सत्यनारायण कविरत्न तक पहुँची है। भ्रमरदूत में यशोदा ने भ्रमर के माध्यम से कृष्ण के पास संदेश भेजा है। कहने को यह काव्य संदेश की काव्य परंपरा में है, किंतु यह ध्यान देना चाहिए कि संदेश काव्य प्रायः श्रृंगारी भावनाओं को ही लेकर चले हैं। यह संदेश काव्य वात्सल्य का है। यह एक प्रकार से संबंधों की व्यापकता का साहित्य पर प्रभाव दिखलाई पड़ता है। तो भ्रमर दूत जो यहाँ पर लिखा गया है वो संदेश काव्य के रूप में है और संदेश काव्य के अंतर्गत भी वात्सल्य रस का उसमें उनकी प्रधानता है। सत्यनारायण जी ने समसामयिक विषयों और राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित विषयों पर भी लिखने की कोशिश की है। आगे बात करते हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया और आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि कहा जा सकता है इनको। ब्रज भाषा का अंतिम बड़ा कवि कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। उनके काव्य के माध्यम से ब्रज भाषा जैसे पूरे प्रयत्न के साथ खड़ी बोली काव्य की तुलना में अपने प्राचीन वैभव की याद दिला रही हो। जब समय खड़ी बोली में कविताएं लिखने की कोशिश की जा रही थी तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ब्रज भाषा को ही अपनाया था। रत्नाकर जी के हरिश्चंद्र, गंगावतरण और उद्धव शतक काव्य प्रसिद्ध हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार उन्होंने प्राचीन आख्यानों को लेकर ही ब्रज भाषा काव्य की समृद्धि की है। इसी काल में या उसके थोड़ा पहले से ही खड़ी बोली के कवि भी प्राचीन आख्यानों को आधार बनाकर काव्य रचना कर रहे थे। उदाहरण के लिए प्रिय प्रवास हरिऔध का, जिसमें कि कृष्ण आख्यान की नए युग बोध के अनुकूल व्याख्या की गई है। आप जानते हैं कि इसको हिंदी का पहला महाकाव्य भी कहा जाता है खड़ी बोली का। उन्होंने कृष्ण को 20वीं सदी के स्वाधीनता आंदोलन का नायक बना दिया। रत्नाकर की प्रबंधात्मकता में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई पड़ती है। रत्नाकर अंग्रेजी के विद्वान थे। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि अंग्रेजी के विद्वान होते हुए उन्होंने ब्रजभाषा में कविताएं लिखी और हिंदी के प्रचार प्रसार में भी अपना अहम रोल दिया। और इसीलिए एक आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पोप के एसे एंड क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। परीक्षाओं में लगातार आता रहता है कि एसे एंड क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसे का और रोला छंद में किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि रत्नाकर के ब्रजभाषा काव्य में रीति परंपरा एक बार फिर 20वीं सदी के पाठक को भी चमत्कृत कर जाती है। सादृश्य विधान, पर्यवेक्षण की क्षमता, बात कहने का सलीका, शब्द मैत्री, ध्वनियों के आवर्त,
इत्यादि में रत्नाकर अपने समकालीन कवियों में उच्च पद के अधिकारी जान पड़ते हैं। प्रिय के स्थूल दूर होने पर वह हृदय में और गहरे कैसे समा जाता है, इसका उदाहरण दर्पण के माध्यम में से कैसे बहुत ही सटीकता से उन्होंने दिया है। और लिखा है कि ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी, प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे मैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, काफ़ी भावनात्मक रूप से भी आपको प्रतीत हो रही होगी सुनते ही। तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति है। आगे और बात करें तो क्लियर हो जाएगा, किसी विशिष्ट स्थिति में पात्रों के बाह्यांतर को साक्षात कर देना रत्नाकर को खूब आता है। और ये एक तरीके से उद्धव शतक से ली गई पंक्तियां हैं कि उजिक उजकी पद कंजन के पंजन पे, पेखी पाती छाती छोहन छवय लगी, हमको लिखियो कहा हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा कहन सबय लगी। तो ये आप प्रसंग आपके दिमाग में तुरंत आ भी गया होगा कि कब का ये प्रसंग है। आगे बात करें तो इस पर भी रत्नाकर का काव्य कुल मिलाकर अपने युग का श्रेष्ठ काव्य नहीं हो सकता। पंडित नंदुलारे वाजपेयी ने उनके काव्य की इस कमजोरी का संकेत करते हुए लिखा है, जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखिए कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के संदर्भ में नंदुलारे वाजपेयी का ये कथन है। जिन ब्रजभाषा कवियों की चर्चा ऊपर में की गई उनमें से अनेक ब्रजभाषा में काव्य रचना त्याग कर खड़ी बोली को अपना लिया बाद में चलकर। उनमें से कई भाषा के रूप खड़ी बोली की प्रतिष्ठा करने वाले नई चेतना के कवि हुए। आधुनिक बोध तो प्रधानतः गद्य के सहारे ही प्रकट हुआ। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो लेक्चर में रीतिकाल के जो आधुनिक अवशेष कवि के रूप में जाने जाते हैं, खासतौर से हिंदी साहित्य का सरल इतिहास में विश्वनाथ त्रिपाठी ने उनको एक अलग श्रेणी में रखा, जिसमें कि हमने द्विजदेव से लेकर भारतेंदु और द्विवेदी योगीन तक के कवियों को देखा। खासतौर से इसकी परिछाएं हमें छायावाद तक दिखाई पड़ी और हमने अंत में देखा कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रजभाषा के अंतिम बड़े कवि के रूप में विख्यात हुए। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।